Hi, friends of IndieWood.com. I am Rachit. Today, we have a versatile director, one of my favorites, in fact. The best thing which I like about him is that he is stylish, he is unique. And I'm sure that he does not require any introduction as such because he started his journey from his first film called Deewanapan, which was with Arjun Rampal. And today, successfully, he has done many movies, more than 5 to 6 movies. And the last movie which you have seen right now was Enemy. So, may I have a pleasure to invite this icon on the board for you guys to make you understand about his challenges in the industry and how did he became a successful director and an icon of Bollywood. You want to share some story about that? Please welcome one and only Mr. Ashu Trikha. Welcome, sir. थैंक यू सो मच. अच्छा आशु जी, देखा जाता है कि आप एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं जहां से आपने शुरुआत करी दीवानापन से. पहले तो हम टैलेंट जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहां से शुरुआत हुई, कहां से आप बिलोंग करते थे और कैसे आपने ये सिनेमा के बारे में ड्रीम करा और उस ड्रीम को कैसे आपने अचीव करा. ये बहुत लंबी कहानी है. मतलब मेरा ड्रीम जो था वो मैं जब 10th स्टैंडर्ड कर रहा था स्कूल में उधर से शुरू हुआ और उस वक्त से मेरे को सिर्फ डायरेक्टर बनना था और कोई कुछ और दिमाग में आया भी नहीं कि मैं कुछ और फैसिलिटी या कुछ ऑपरेट करूं. बट माय फादर सेड कि अगर तेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना, और उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब फिल्म इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था या स्टेज हुआ करता था. तो बोले तेरे को अगर फिल्म इंडस्ट्री करना है जो करना है करो, बट मेरी एक शर्त है कि तेरे को पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी. So I said, yeah, fine. As long as I'm in a position to achieve my goal, I don't mind doing it. तो मैं पढ़ाई पूरा करते करते मेरे फादर को खुश करने के लिए और खुद की भी एक एजुकेशन पूरी करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की. आई डिड बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड उसके बाद आई मूव्ड इनटू फिल्म्स. सो ऑब्वियसली देन माय फादर हैड वेरी लिटिल टू से, बट इनिशियल पीरियड में जब इट वाज अ लिटिल टफ एंड इट वाज नॉट लिटिल, इट वाज वेरी वेरी टफ. He in fact even opted saying that why don't you start something, why don't you start an industry in electronics engineering, or why don't you pick up a job or something. I said no, give me some time, it's tough but we will try and figure out. So for somebody who doesn't have a film background, somebody who doesn't have a film personality to back you up or whatever, it is all the more tougher. So it started way back in 78. और धीरे 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 करते 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 मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए जहाँ पे फिल्म्स को छोड़ने का मौका दिल में आया कि इसको छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए. दोस्त थे जो बोलते थे कि ये क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू फॉलो इट, देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. यू आर एन एजुकेटेड मैन, यू आर एन इंटेलिजेंट मैन, यू कैन एक्चुअली पिक अप एनीथिंग दैट यू वांट एंड स्टार्ट परस्यूइंग दैट एज ए करियर. इसको पैशन बोल लो, पागलपन बोल लो. एक भूत सवार था कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में ही काम किया. जब दोस्तों ने आपको कुछ बोला कि भाई ये जब तू इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो वेवरनेस वाली बात आई थी आपके मन में? आई ना, मैंने वही कहा ना, मौका इतने बहुत आए कि यहाँ पर फिर वो क्या फिर सोच के फिर आपने फिर सोचा कि नहीं अब पैशन तो अब जरूरी और फोकस फिर से होना है, ये बात को इग्नोर कर देना है. वो चीज क्या थी? सी वन ऑफ द पेरिल्स ऑफ वर्किंग इन अ क्रिएटिव डिसिप्लिन इज everybody around the world tries to remind you that you're not good enough, and you have to force on yourself that you are really good on it. You can do better and you can actually prove all these people wrong. And that drive inside you, the confidence that you need to instill in yourself that you can deliver and achieve, that is what works more than anything else. Ultimately you have to analyze for yourself कि वाकई गड़बड़ है कि काम किया जा सकता है. अभी तो खैर मैंने 7 फिल्में बना ली ओवर 7 years, 7 फिल्म्स. अभी भी कभी कभी डाउट होता है कि एम आई गुड इनफ और व्हाट इज इट. बिकॉज क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट तो करता ही ये काम, टैलेंट के साथ में नेटवर्किंग काम करता है और नेटवर्किंग से सबसे ज्यादा डेस्टिनी काम करता है. और अगर डेस्टिनी में नहीं है तो फिर यू कैन हैव years and years and years and you will still try and struggle, or in the very first film itself you'll hit the bullseye. But the one thing that is guaranteed in this film industry, guaranteed, is failure. And how you cope with failure. You cannot name one person who has given 100% success. In fact, success ratio may be lower than the failure ratio.
एक्सेप्शनल रूल्स होंगे जहाँ पे 1 या 2 नाम या 4 नाम आप ले सकते हैं, बट वो 4 नाम फिल्म इंडस्ट्री नहीं कॉम्प्रोमाइज करती है. कॉम्प्रोमाइजिंग द नंबर ऑफ पीपल दैट कॉम्प्रोमाइज that comprise of the film industry is actually much higher. It goes into hundreds and millions. तो हर इंसान फेलियर टेस्ट करता है और उस फेलियर को किस तरीके से वो जूझता है उसके साथ में. आपका कोई फेलियर मोमेंट जहां पे रिजेक्शन हुआ और बहुत मायूस हुए? मेरे तो बहुत फेलियर मोमेंट्स है. मतलब कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. मतलब मैं तो हर बार एक एक्टर के पास जाता था, हर बार एक्टर बोलता था, मुझे मालूम है मेरे पीठ पीछे जाकर के लोगों ने प्रोड्यूसर्स को बोला है कि यार आशु त्रिखा के साथ क्यों काम करना है, हम आपको डायरेक्टर देते हैं, हम आपको एक्टर ला करके दे देंगे. कभी कभी एक्टर ने बोला होगा कि इसके साथ मुझे काम नहीं करना है. मेरे को जाकर के प्रोड्यूसर्स को मनाना, उनको समझाना या एक्टर को समझाना कि ये फिल्म अच्छी है, मैं फिल्म अच्छी बनाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ऑन अ रेगुलर बेसिस हर फिल्म में हुआ है, आज भी होता है. सो शायद ही कुछ लोग होंगे इस इंडस्ट्री में जिसके साथ कोई भी एक्टर काम करने को तैयार हो जाता है. Okay. और इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म तब बनती है जब एक्टर जुड़ता है. Okay. जब तक एक्टर नहीं जुड़ता है तब तक आप स्ट्रगल ही करते हो. और अगर आपके पास फेस वैल्यू नहीं है तो आप रिलीज में स्ट्रगल करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्ट्रगल करते हो, ऑडियंसेस के साथ स्ट्रगल करते हो, ऑडियंसेस को थिएटर में लाने में स्ट्रगल करते हो. एक मंत्र जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में है कि सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में नहीं है. मतलब पिक्चर का सक्सेसफुल होना नहीं होना, इट इज नॉट इन योर हैंड्स. जैसे आपने अभी रिजेक्शन की बात करी, बहुत कम, अब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मिथुन दादा हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर तो हैं इंडस्ट्री में. वो तो बहुत सोच समझ के फूंक कर बहुत ही डायमंड्स जैसे लोगों को अपने हायर करते हैं. अगर वो किसी के साथ में अगर एक्टिंग करें या कोई वो शो करें या किसी को वो डायरेक्ट करने के लिए जिम्मेदारी दें, तो वो जब मोमेंट आया जब आपको लगा कि मिथुन दादा जैसे इतने बड़े कलाकार ने आपको एक्सेप्ट किया, रिजेक्शन इतने आपकी लाइफ में पहले जब हुए थे उसके पहले, और जब उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, तो वो फीलिंग आपको क्या लगती है कि कहीं ना कहीं तब भी आप नर्वस थे कि आप मिथुन दादा को कैसे और इससे बेहतर एक रिजल्ट दे सकते हैं, या उस समय आपको लगा कि यू हैव डन इट ऑल? नहीं, मिथुन दादा ने उनका एक मंत्र बहुत अच्छा है. उन्होंने बोला कि आज मैं जिस पोजीशन में हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द नोज दैट आई हैव फेस्ड. It is a very big thing that he says. He says, today I have reached this situation because I have had the courage to face the no's and keep going on having confidence in yourself. So जब दादा आपके ऊपर जिम्मेदारी रखते हैं या दादा आपके साथ में काम करने का सोचते हैं, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वही फिर से जागना शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो बात होगी जहाँ इतना बड़ा इंसान जो है, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो आपके साथ में काम करने को, आपके साथ जुड़ने को तैयार है, आपके साथ चलने को तैयार है. तो हर बार इस इंडस्ट्री में यू ऑलवेज नीड अ पैट ऑन द बैक सेइंग दैट डोंट वरी, यू आर गुड एंड वी आर देयर विद यू. एट द सेम टाइम एक चीज जो हर एक इंसान स्ट्राइव करता है इज द एक्सेप्टेंस एंड द रिस्पेक्ट फ्रॉम द पियर्स. उनके साथ में काम करने वाले लोग, उनके सीनियर्स हों, चाहे उनके जूनियर्स हों या एसोसिएट्स हों या कलीग्स हों, वो उन इंसान को उस क्राफ्ट के लिए एक्सेप्ट करें और उसको उसकी इज्जत दें. इससे ज्यादा कोई चीज एक्सपेक्ट इस इंडस्ट्री में नहीं करता है. पैसा तो ऑब्वियसली फॉलो होता है उसके साथ. करेक्ट. सो एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस. एवरीबडी हु स्ट्रगल्स वर्क्स टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस. सो बट माय पॉइंट इज, यू नो, इट इज नॉट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री. आज किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, टू लिव इज टू स्ट्रगल, एंड एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग, यू आर स्ट्रगलिंग. And as long as you know how to fight these struggles, you will continue to live. Right. Survive for another day. तो इस इंडस्ट्री में भी बोलते हैं कि you are as good as the last film that you have done. You have to continue working hard. You have to always take your project, however many that you have made earlier, you have to take it as your first project. Achieve it or look at it with that much force, passion, and try and achieve a good film or a good project out of it. Only then does it work. The moment you say, अरे बहुत कर लिया यार, चल एक और आ गया, देख लेते उसको, that means you started working on your downfall. Right. वो चार चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं बहुत ही प्रिसाइज वे में, अगर मान लीजिए क्रिस्टल डाउन करके मेजर पॉइंट्स कि वो डायरेक्टर क्या चीज़ देखता है, वो चार चीज़ जब
उसके पास में, उसके ऑफिस में, उसके वीडियो पर उस टैलेंट की शोरी लाती है, उसके परफॉर्मेंस की, तो वो मेजर चीज अच्छा डायरेक्टर, आप जैसे अच्छा डायरेक्टर क्या देखता है जिसमें कि वो यस करे या फिर नो करे? यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्टर? यस, फॉर एन एक्टर। अगर मान लीजिए, ऑल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट यू आर लुकिंग एट। अगर हीरो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सेंसिबिलिटी अलग होती है, कैरेक्टर एक्टर हुआ तो उसकी सेंसिबिलिटी अलग होती है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई टैलेंट की एक शोरी लाती है, ऑडिशन करके वो आता है, किस रोल के लिए? मान लीजिए कोई भी लीड रोल के लिए। लीड रोल के लिए ना कुछ चीजें जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वो ये है कि तो सबसे पहले जो इंसान दिखता है कि वो दिखता कैसे है, बिकॉज ऑडियंसेस भी वही दिखती है, हीरो या हीरोइन हो, उनका एक फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। वंस द फिजिकल अपीयरेंस इज टेकन केयर ऑफ, देन जो इंसान दिखता है, एटलीस्ट जो मैं देखता हूँ, वो मैं उसकी आंखें देखता हूँ कि उसकी आंखें कितनी इमोट करती हैं, या कितनी इंटेंस हैं, या कितनी डेड है। बिकॉज बहुत बार आंखें जो है वो बहुत कुछ बोलती हैं। ओके। फेशियल, जैसे बच्चन साहब हैं, अगर मान लीजिए वो बहुत से सीन्स होते हैं जहां पे वो खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं अपनी आंखों के द्वारा ही। सो क्या आता है कि डायलॉग इज अ टूल टू एक्ट और टू कम्युनिकेट। अगर मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल निकाल दूं तो क्या आप फिर भी परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देन आई सी द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, कि वो बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस क्या है, इज ही केपेबल ऑफ होल्डिंग द स्क्रीन, द कैमरा, द फ्रेम और नॉट। एंड देन ऑब्वियसली वन टेंड्स टू फिगर आउट, फिर वो मिल करके बहुत है कि हाउ डज ही हैंडल कॉमेडी, हाउ डज ही हैंडल इमोशन, हाउ डज ही हैंडल how does he handle situation, how does he handle the character, how much understanding does he have of the character, वो कैरेक्टर में कितना घुसने की कोशिश करता है, और उसके लिए क्या, रोल के लिए क्या करने को तैयार है। ये सारी चीज़ों को जब इंसान देखता है कि नाच सकता है कि नहीं नाच सकता, कैन डांस, बिकॉज नाउ म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पहले एक ज़माना था जब हीरो को लॉन्च करना होता था तो उसको हॉर्स राइडिंग आनी ज़रूरी होती थी, उसको डांसिंग आनी ज़रूरी होती थी, उसको एक्शन आना ज़रूरी होता था, उसको कॉमेडी आना ज़रूरी होता था। आजकल हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं होता है, एक्शन तो फिर भी हो ही जाता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to understand the other facets of performance, because you're not playing yourself, you're playing another character. How much justification can you give to that character? How much dedication can you give to that character? That is what it is all about. तो ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भी स्टेज जब आती है कि फाइनली कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्स द टैलेंट सन से कि भाई डायरेक्टर साहब से अब मिलना चाहते हैं क्योंकि आपकी वो शोले उनको पसंद आई है, तो ये भी स्टेज हो सकता है कि जहां पे टैलेंट जब डायरेक्टर से रूबरू हो तो माइट भी कि डायरेक्टर बोल सकता है कि ठीक है हम देखते हैं, सोचते हैं, अभी मुझे पक्का भी लग नहीं रहा है, कुछ खटक रहा है। तो ये भी होता है इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो खटक रहा है वो जरूरी नहीं कि वो एक शख्सियत है, एक इंसान खटक रहा है। वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो किरदार उसके दिमाग में है, जो कैरेक्टर के साथ में वो फिल्म बनाना चाहता है, उस कैरेक्टर को वो उस एक्टर में शायद नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो बोलता है ठीक है सोचते हैं, हम बताते हैं आपको। और फिर वो सोचता भी है, और अगर उसको लगता है कि नहीं मैं निकाल पाऊंगा, मुझे लगता है ये कैरेक्टर में फिट हो जाएगा, मुझे लगता है ये कैरेक्टर जो है परफॉर्म कर जाएगा, तो ये भी होता है कि उसको वापस बुलाया जाता है, उसके साथ में बातचीत करके उसको एक मौका दिया जाता है, काम किया जाता है। तो दोनों है, एक तो उसको वापस भी भेजा जाता है, लेकिन वापस भेजने के बाद बुलाया भी जाता है। सो होप जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए, काम करने का जो सलीका है उसको मान करके चलते रहना चाहिए। टैलेंट्स का एक शिकायत होती है, टैलेंट्स ये कहते हैं कि भाई आजकल जितने भी, जैसे आप मान लीजिए दे आर ऑल्सो द बेस्ट जज टू डिसाइड वेदर हु इज एक्टिंग बेटर इन द स्क्रीन ऑन यू नो। सो आजकल इनमें जितने भी स्टार के बच्चे आप मान के चलिए, कुछ ऐसे भी टैलेंट्स हैं जो स्टार के बच्चों से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं आज के दिन में, चाहे वो उनकी पहली फिल्म हो चाहे वो उनकी बीच की फिल्म हो। तो मिसाल के तौर पर जब आपको जैसे समझे हुए डायरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फिल्म जब चलती है, अगर मान ली 10 करोड़ की अगर फिल्म चल रही है या उसका बजट 10 करोड़ का है, तो हम स्टार सन को ही लेंगे क्योंकि वो उसका बेटा को देखने तो लोग झक मार के तो आएंगे। सवाल ये है, तो उसमें जब आपको मालूम है कि हाँ एक कोई ऐसा टैलेंट है जो इनसे अच्छा परफॉर्म करता है, तो ऐसा कभी नहीं सकता कि हम ये ना सोचकर हम एक नए लोगों को मौका दें, ये जानते हुए कि डायरेक्टर जानता है लेकिन प्रोड्यूसर नहीं समझता। क्या होता है, हम फिल्म किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं, करेक्ट, ताकि लोग जो है फिल्म में आकर के देखें। मेरा ये मानना है और मैं ये बोलता हूं कि ऑल सक्सेसफुल फिल्म्स आर नॉट
necessarily good films, and all good films are not necessarily successful films. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है जिसको लोग देखने लिए नहीं आए. तो अगर आज आप काम कर रहे हैं और लोगों ने उसके अंदर पैसे डाले हैं, तो ऑब्वियसली आपका काम है कि टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना, जिससे जैसे कैसे लोगों तक पहुंचाना. लेकिन वो पहुंचाने के अलावा लोगों को भी तो आना चाहिए देखने के लिए. अगर लोग ही नहीं आएंगे तो पॉपुलैरिटी कहां से आएगी? लोग देखेंगे कैसे और बात कैसे करेंगे? इसलिए बहुत बार डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि ये सुपरस्टार या स्टार का बेटा या बेटी किस तरीके से स्क्रीन पर करेगी, और उसको वो लोग उसके साथ तुलना करने की कोशिश करेंगे. दे विल वांट टू कंपेयर विद देयर पेरेंट, मदर और फादर, हुएवर, हाउ गुड और बैड ही इज, एंड दे विल गो एंड रश इनटू द थिएटर्स टू सी द फिल्म. बट ये जो चीज है ये सिर्फ पहली या दूसरी फिल्म में होगा. उसके बाद वो बंदा भी अपने टैलेंट पे ही जिंदा रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन दिस इंडस्ट्री जहां पे लेकिन ये भी तो सच है कि उस पे तो एटलीस्ट 10 फिल्में तो रिस्क तो उठाती है प्रोड्यूसर अपनी. नहीं. और लेकिन अगर नया टैलेंट अगर फ्लॉप कर देता है फिल्म को, तो 10 फिल्में नहीं बनेंगी, उसकी कम से ज्यादा 2 फिल्म बनेंगी, उसको आउट कर दिया जाएगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो सुपरस्टार्स या स्टार्स के बेटे हैं जिनको 2 फिल्मों के ऊपर या 3 फिल्मों के ऊपर चांस नहीं मिलता. कुछ लोग हैं जिनको 2-3 फिल्मों के ऊपर भी मिलता है, लेकिन बहुत लोग हैं. मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, मैं स्टार्स के नाम बताऊंगा या मैं बता नहीं सकता, खैर स्टार्स के जो बेटे हैं जिनकी 2-3 पिक्चरें नहीं चली हैं, उनको कैसी लाइन में धड़ाधड़ लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने ड्रॉप किया है कि नहीं ये नहीं चलेगा, इसकी जगह किसी और को ले लो, इसकी जगह किसी और को. देयर आर टन्स ऑफ देम. पर उसमें ऑब्लिगेशंस का भी काम में नहीं आता. कोई डायरेक्टर अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर का फोन बोले मेरे बेटे को ले लो, कम पैसे पे ले लो, लेकिन ऑब्लिगेशंस का भी काम पे नहीं आते. नहीं, ऑब्लिगेशन काम पे नहीं आता है. मतलब क्या है कि काम पे आता है खाली 1 या 2 बार के लिए, लेकिन उसके बाद में जो होता है ना, अल्टीमेटली लोग बोलते हैं कि इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ और इतनी पैसे और इतना जो करियर है वो ऐसी चीज पे लगाओ जिसको लोग जो है उनको लगता है कि यार मुझे इसको नहीं देखना है, मुझे इसके साथ नहीं जुड़ना है, इस फेस के साथ में. तो इज इट वर्थ टेकिंग अ रिस्क? दे डोंट टेक अ रिस्क. लेकिन अगर टैलेंट अगर ये एक दांव पेच खेल जाए, एक बहुत बड़ा गेम प्लान खेल जाए कि मालूम है उसकी आप कुर्सी कैसे करिए, नया टैलेंट की अगर हम बात करें सिर्फ, तो उसमें अगर नया टैलेंट अगर ये बोल दे गेम प्लान करके किसी प्रोड्यूसर को कि भाई मैं पूरी मूवी आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, तो आपको लगता है कि ये बेनिफिट है एक सेव कॉस्ट कटिंग के प्रोस्पेक्ट से प्रोड्यूसर के लिए ये बेनिफिट फैक्टर रहेगा कि अगर कोई टैलेंट उनको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाता है हुनर दिखाने के लिए फिल्म में? कितना परसेंटेज लेकर के जाएगा वो? फ्री ऑफ चार्ज अगर करेगा तो कितना पैसा नहीं लेगा? मान लीजिए. और अगर आप नए टैलेंट की बात करते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बिकॉज क्या है कि फिल्म मेकिंग और मार्केटिंग का जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में टैलेंट का कॉस्ट इज नथिंग. टैलेंट कॉस्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टैलेंट है, जैसे मान लीजिए फ्रेश टैलेंट है और सक्सेसफुल रह चुके हैं और उसके डाउन स्लाइड हो रही है. मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम पिक्चर लें ABCD, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स नाउ, राइट, दैट फिल्म मस्ट हैव कॉस्ट अबाउट 30-40 करोड़ टू मेक द फिल्म, बिकॉज 3D में भी फिल्म है और दुनिया भर का उसमें बहुत कुछ सेट्स वगैरह बहुत कुछ है. जितना टैलेंट था सब नया था. हाउ मच वुड द टैलेंट कॉस्टेड देम? नहीं, मैं तो उनकी टैलेंट की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अगर रिनाउंड हो चुके हैं, फ्रेश और कल को जैसे मैं एज्यूम कर लीजिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए शाहरुख खान हो गए, शाहरुख खान जैसे कोई टैलेंट हो गया, अब वो आज सक्सेसफुल स्टारडम में बहुत सुपरस्टार है. मान लीजिए उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं वगैरह वगैरह, नीचे हो रही हैं, और एंड में अगर मान लीजिए कि इतनी ज्यादा फ्लॉप हो गई, एज्यूम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे तो बहुत फेवरेट रह चुके हैं और मैं दुआ करूंगा कि वो हमेशा मेरे लिए हमेशा आगे सुपरस्टार ही बने. तो उस केस में अगर कोई टैलेंट, फ्रेश टैलेंट जो सुपरस्टार बनना चाह रहा है, ऐसा किस्से हुए हैं जहां पर के ऐसा इस किस्म का नोन टैलेंट नोन हो और कुछ लेवल पे सक्सेसफुल भी हुआ हो, और उसमें अगर वो फ्री में कर दे तो फिर उसमें लास्ट उसको पता कि लास्ट वो पिक्चर उसकी साइन हो रही है, बस उसको पता कि और साइन करने वाले भी 6 महीने और कोई नहीं है था. लेकिन यहाँ पे ऐसी बात हुई है जहां पर लोगों ने प्रपोज किया और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक्सेप्ट भी किया है. बहुत जगह ऐसे भी हुआ है जहां पे लोगों ने प्रपोज किया है कि पैसे जो है या तो हम कम लेंगे या नहीं लेंगे, उसके बावजूद जो है उनके साथ में काम नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर काम हो जाता है. अगर ऐसा किस्सा आता है या ऐसा कोई टाइम आता है जहां पे लोग बोलते हैं हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, आपके लिए हम लोग फिल्म करके दे देंगे, तो एक दो बार इंसान सोच भी लेता है, क्योंकि एक स्टेज था जहां पे ऑडियंसेस ने उसको एक्सेप्ट किया था. हो सकता है ये स्क्रिप्ट में, ये फिल्म में लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर कुछ ऐसे नाम हैं जहां पे लोग जाके बोलें कि यार मैं फ्री में भी करूंगा, तो शायद, बट बहुत कम होता है कि जहां पे उसको चांस फिर से नहीं मिलता है, उसको चांस मिल ही जाता है.
ओके जैसे कि आजकल नया दौर आ गया है कि इंडस्ट्री में यूथ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं. आप भी इतने यंग हैं, स्टाइलिश हैं, डायनामिक पर्सनालिटी है आपकी. तो ये जो यूथ डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं इतने पेनिट्रेट कर रहे हैं इतने स्पीड से, तो जो गर्ल्स होती हैं, खासतौर से गर्ल्स टैलेंट्स या जो वुमेन टैलेंट्स होती हैं, वो जो नेटवर्किंग करती हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि नेटवर्किंग उनका बेनिफिशियल ज़्यादातर डायरेक्टर से होना ज़्यादा अच्छा है, उठना बैठना, या प्रोड्यूसर से ज़्यादा उनको वू करने से उनको ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं नेटवर्किंग एक चैनल मिलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दोनों ही सही हैं? दोनों ही सही कुछ हैं. जगहों पे डायरेक्टर्स के साथ में डिसीजन होती है, कुछ जगहों पे प्रोड्यूसर्स जो है वो इम्पोज करते हैं, और बहुत जगह पे दोनों साथ में मिल बैठ करके काम करते हैं. यदि कास्टिंग जब होती है तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक से नहीं होगा. हाँ, और बहुत अगर कैप्टन ऑफ द शिप अगर प्रोड्यूसर है तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने फाइनल स्टार कास्ट मैं ही करूंगा, डायरेक्टर सिर्फ तुम्हें सिर्फ काम करना है, दैट्स इट. 99% डायरेक्टर ही फाइनल करता है. 99%. हाँ. ओके. लेकिन अगर कहीं सुपरस्टार साथ में बीच में काम कर रहा हो तो सुपरस्टार की हामी के बिना काम नहीं होगा. फिर वो चाहे डायरेक्टर बड़ा हो, चाहे वो प्रोड्यूसर बड़ा हो. अच्छा, तो फिर सुपरस्टार भी चाहे तो स्टार कास्ट चेंज कर सकता है? एब्सोल्युटली, हमेशा होता है, ऑलवेज हैपेंस. जहाँ पे टॉप के अगर 6-7 एक्टर्स हैं, उनको अगर आप प्रपोज करेंगे कि ये मैं इस लड़की के साथ काम करना चाहता हूँ, और वो लड़का बोलेगा, आदमी बोलेगा कि नहीं मेरे को इसके साथ नहीं करना, मुझको नहीं समझ में आया, तो टैलेंट के साथ काम नहीं होगा. काम जो होगा वो ही विल ऑल्सो सी, एंड ही विल, अनलेस ही हैज नो प्रॉब्लम, देन देयर इज ओके. लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो उसका से भी आ जाता है, बिकॉज उसका स्टेक बहुत बड़ा है. अल्टीमेटली हर फिल्म तो फिर कायदे से तो फिर इसका मतलब है कि जो जितनी वुमेन टैलेंट्स हैं उनको बजाय वुमेन टैलेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेल टैलेंट की भी बात कर रहा हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो, और वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट में एक मेल ऐसा लिया गया हो जो टैलेंट के तौर पर लगता है कि यार ये बंदा जो है वो अप टू द मार्क नहीं है कैरेक्टर के लिए, सो द वुमन कैन आल्सो टर्न अराउंड एंड से कि मतलब जो टैलेंट है हमारी फिल्म का, जो हीरोइन अगर होगी, शी कैन से नो आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो इन नटशेल अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कोई सुपरस्टार की फिल्म आती है, जैसे मान लीजिए कोई बड़े स्टार्स की फिल्म बनती है, तो अगर मान लीजिए कोई वुमेन होती है, तो वुमेन अगर किसी से नेटवर्किंग कर लेती है सुपरस्टार से, तो क्या उसका ये एक बिग एडवांटेज नहीं होगा? नेटवर्किंग का क्या मतलब है? मतलब उनसे दोस्ती करना या उनसे दोस्ती तो आपको लगता है फर्स्ट ब्रेक करने के लिए, आपको लगता है कि दोस्ती जो है वो सुपरस्टार्स की कम लोगों के साथ होती है? आप पार्टीज में चले जाएंगे तो रोजमर्रा पर 500 लोग, लड़के या लड़कियां जो है वो मिलते होंगे एवरी डे. तो काम क्या आता है? फाइनली काम जो आता है वो एक टैलेंट काम आता है कि ये बंदा जो है वो 2-2.5 घंटा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिकॉज अपने काम के साथ कोई चोरी नहीं करता. ओके. जहां पे अपने काम की बात आएगी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक फिल्म बनती है तो सबकी अपनी फिल्म बन जाती है. प्रोड्यूसर भी बोलता है ये मेरी फिल्म है, डायरेक्टर भी बोलता है मेरी फिल्म है, एक्टर भी बोलता है मेरी फिल्म है, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है. तो जब मेरी फिल्म वाली बात आ जाती है तो कोई नहीं चाहता कि मेरी फिल्म जो है वो नहीं चले किसी और की वजह से. तो जब वो किसी और का वजह जो है वो ऐसा वजह आना शुरू हो जाता है जहां पे उनको लगता है यार ये गड़बड़ कर सकता है और मेरी फिल्म गड़बड़ हो सकती है, तो लोग नहीं काम करेंगे. और ऐसा क्यों होता है कि जब फिल्म हिट फ्लॉप होती है, मान लीजिए कोई फिल्म, और हिट होती है तो सबका फायदा होता है, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप होती है तो अगर स्टार सन उसमें काम कर रहा है और स्टार भी काम कर रहा है, उसमें एक और नया फ्रेश टैलेंट इंट्रोड्यूस करा गया है, तो उस पर ज़्यादा गाज गिरती है क्रिटिक्स की खास तौर से. और क्रिटिक्स के साथ उसके बावजूद भी तो बाद में जो रेशियो नंबर ऑफ जो वर्क उसको जो नए टैलेंट को जो मिलना चाहिए वो कम हो जाता है, मिसाल के तौर पे, सॉरी, इन कंपैरिजन टू द स्टार सन्स. तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्रिटिक जो है वो अपना वर्डिक्ट फिल्म की सक्सेस या नॉन सक्सेस के पहले दे देते हैं. ओके. तो क्रिटिक का क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फिल्म जो है वो उसके बाद या तो सक्सेसफुल होती है या अनसक्सेसफुल होती है. देयर आर मिलियंस ऑफ केसेस वेयर दी multiple cases where the critics have not liked the film and the film is hugely successful. There are many cases where the critics have loved the film but the film has not been successful at all. So क्रिटिक का तो बात हटा दो वहां से. लेकिन अगर फ्लॉप हो जाती है फिल्म, तब उसने नए टैलेंट का तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज अगर फ्लॉप हो गई तो स्टार सन की कुर्सी थोड़ी बची रहती, लेकिन वो है बट दैट इज, यू कांट ब्लेम एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन डेस्टिनी और फेट ना. आज आपकी किस्मत मेरे से बेटर है तो मैं आपको आपकी किस्मत की वजह से कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? मुझे जो करना है मुझे करना है, ठीक है, हर इंसान को. और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर इंसान जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं चलता, उसके लिए इट बिकम्स दैट मच मोर टफर टू कम बैक इनटू द टीम. Similarly, it becomes that much, every failure that anybody foresees, he has to first learn to beat his own acceptance. He should accept himself and his failure. इसे तो मैंने बोला
कि इस इंडस्ट्री में फेलियर होने का चांस ज्यादा है. यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट द फेलियर, डील विद इट एंड कम आउट अगेन. क्योंकि एवरी फाइटर फॉल्स बट ही स्टैंड्स अप एंड फाइट्स अगेन. So if you do not stand up and if you are going to succumb to it, then definitely you don't belong here. But if you understand that every person goes through failure, everyone goes through failure, but yet it is your courage that you have to instill in yourself to stand up again and fight for another day. That's what all this is all about. और अगर इस इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और ऑनेस्टली काम कर रहा है और उसको 4 साल तक कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, तो डज दैट थिंक्स दैट ही शुड बैक ऑफ एंड चूज अ डिफरेंट प्रोफेशन और स्टिल ही शुड हैव कैरी ऑन द पैशन थ्रू आउट? इसका जो जवाब है ना, वो उसकी 2 चीजों पे है. एक उसकी उम्र क्या है जब वो स्ट्रगल कर रहा है, और किस रोल के लिए स्ट्रगल कर रहा है. अगर वो 28 साल की लड़की हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है और 4 साल तक उसको काम नहीं मिला और 32-33 की हो गई है, तो डेफिनेटली उसको दूसरा कुछ देखना चाहिए, बिकॉज उसको हीरोइन तो नहीं मिलेगा. हाँ, फिर कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. ओके, बट उसमें बैक ऑफ करना चाहिए. उसको ये समझना चाहिए कि शायद अगर वो 36 प्रोडक्शन हाउस घूम चुकी है लड़की या लड़का, तो अगर उसको नहीं मिल रहा है सब जगह से 5 साल तक, तो क्या लीव कर देना चाहिए, इंडस्ट्री को छोड़ के जाना चाहिए कि भैया 5 साल हो गया मेहनत, अब नहीं यहाँ दाल करेंगी? नहीं, बट हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ मतलब हीरो इज सक्सेसफुल ऐसे है क्या? मतलब वी हैव एन इंडस्ट्री वेयर देयर आर होल प्लेथोरा ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स दैट आर आल्सो वेरी सक्सेसफुल. मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैं नाम लेकर के बताता हूँ. जैसे दिव्या दत्ता वाज नेवर अ सक्सेसफुल हीरोइन, but she is one of the most successful character actors and is most acclaimed also. आज भी भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई है, तो फरहान के साथ में दिव्या का नाम लिया जाता है. आज दिव्या का नाम अगर इतना ले रहे हैं, she doesn't play the heroine of the film, but she plays a very important character. So is she successful or no? So now the point is, अगर वो हीरोइन सक्सेसफुल नहीं हुई है, does that mean that she should have backed off and gone? मतलब मान लीजिए कोई एक बड़ा रोल मिलता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल रिकॉग्निशन के लिए टैलेंट को 5 साल से अगर रोल नहीं मिलता, तब क्या आपकी उसमें एडवाइस होनी चाहिए? फिर नहीं, अगर डज मीन कि वो डेस्टिनी फिर वो आ रही है वहां पे? हाँ, हो सकता है, बट डेस्टिनी तो मतलब ठीक है. एज एन एक्टर यू हैव टू पुट अ टाइम फ्रेम और अ टाइम स्पैन, कि आपको लगता है कि अगर आपको इससे ज्यादा साल नहीं देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, योर द इंडस्ट्री इज इन द सिटी, इट्स इन मुंबई. What it will all boil down to is whether you can survive in the city for another day without the kind of money that you make. If you think you cannot survive and you will not make the money and you're not making any breakthrough, then what are you going to do? That's you have to still survive. Yeah. You have to still make the money. Right. So you have to then start looking probably at another option and seeing कि ठीक है, पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है, right, और क्या किया जा सकता है. Alternate option. चलते टैलेंट सुनना चाहेंगे कि एज अ डायरेक्टर, यू बीइंग अ वेरी गुड डायरेक्टर, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, समरी अगर हम समराइज करें, जो टैलेंट को रिमेंबर करना चाहिए जब वो अपनी किक स्टार्ट करे इस इंडस्ट्री में और स्ट्रगल करे और ये सोच के वो आए कि हाँ मेरा भी एक नाम विकिपीडिया पे आना चाहिए, तो वो 5 मेजर पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे? सबसे पहला मेजर पॉइंट तो ये है कि यू शुड नॉट बी पुट डाउन बाय अ नो. आपको नो फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा. यू शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. सबसे दूसरा पॉइंट ये है, ह्यूमिलिटी हमेशा रखिए. ऑलवेज बी हम्बल. इफ यू हैव सक्सेस, गेट इवन मोर हम्बल. इफ यू हैव फेलियर, देन ऑब्वियसली यू शुड बी हम्बल, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स. हमारी इंडस्ट्री में ये कहावत है कि 19-20 टेक्नीशियन चल जाता है, एक्टर चल जाता है, 19-20 इंसान नहीं चलता. So if you're not a humble human being, your networking and connect will not happen. You will be thrown out of the industry within no time. Third, keep working on your talent. Keep rediscovering yourself. Which means what happens is tomorrow if you start becoming successful and you keep getting roles, वही चीज लोगों को नहीं दिखते रहना चाहिए over a period of time. After 3 years, 4 years, people might turn around and say, यार ये तो बंदा वही कर रहा है, इसमें नया क्या है, evolve कैसे हो रहा है. So you have to learn and you have to evolve. You have to keep. Even today, Mr. Bachchan, approaches every single day of the shoot as if it's his new shoot, and he's got so much of passion and enthusiasm in trying to work. You have to find that passion and continues doing it. If you feel that you're not getting the passion by doing this particular job, then don't do it, because the only thing that drives you is the passion. 4 is you have to be available
which means networking. That is the most important thing. You have to be available. If you start making yourself unavailable to a lot of people, then people will start distancing yourself from you. Then when you want to get back, it will become that much more tougher. So it is extremely important that you be patient, you be available, and you take a very conscious decision on whether you want to do a project or you do not want to do a project. And fifth, the most important thing, if you take a call on whether you want to do the project, if the time comes जहाँ पे आपके ऊपर decision आता है कि आपको film करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो there are two things that you should keep in mind. One is say yes or no for the film only based on script, because that is the thing that finally works. And B, when you get an opportunity to say yes or no on a talent who's new, then do not shun that talent off because he's new, because you have gone through the same thing that this person would come through. So be patient and look at that other talent also. What a nice thought. In fact, talents, I hope the 5 points which he has shared right now, if you can at least try to save it not only to your memory but to your heart, I'm sure you can be next Amir Khan or next Amitabh Bachchan, because it's very important that you have to work in a very decent and a polite manner, because as I've said, that few icons like Ashu Trikhaji has a soft corner for the talents, and that is the reason that I'm grateful to him for taking his busy schedule time out of his busy schedule time, coming to us and sharing his own memories and thoughts and trying to make you the best way. So I think you should try to help him out and should try to make him happy by your own decent efforts. Anyway, Ashuji, it was lovely, nice, and frankly a very good talking to you, because as I've said, that very few icons have a very polite and a very soft and lovable corner in their heart to take out some time out of a busy schedule to share. And because as I've said, that very few icons like you love talents apart from films. Thank you for coming on the show, sir. Thank you so much for having me here. Thank you.